हेलो गाइस, वेलकम टू स्टैटिक वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। तो सरल भाषा में रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं कोई बड़ा पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए, और वो पॉलिटिकल चेंज आ जाता है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, उसे हम लोग कहते हैं रिवॉल्यूशन। यहाँ तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पीपल आर गैदरिंग टुगेदर, सेकेंड इज़ कोई बड़ा पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए, एंड थर्ड इज़ बहुत थोड़े टाइम में। तो ये थ्री थिंग्स इज इक्वल्स टू रिवॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। इसका टाइम पीरियड क्या रहा? तो इसका टाइम पीरियड रहा फ्रॉम 1789 टू 99, मतलब ये 10 ईयर्स तक चला। देन इसने कैसे चेंजेस लाए? तो सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। इसमें क्या क्या मेजर इवेंट हुए? तो इसमें फ्रांस में मोनार्की एबॉलिश हुई, रिपब्लिक आया, एंड लास्ट में नेपोलियन बोनापार्टे के डिक्टेटरशिप के साथ ये ख़त्म हुआ। तो फ्रांस में रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, इसे समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि वहाँ के किंग कैसे थे, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, और लोगों के विचार कैसे थे। इन सभी को हम लोग 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ पॉलिटिकल कॉज, सेकेंड इज़ सोशल कॉज, थर्ड इज़ इकोनॉमिकल कॉज, एंड फोर्थ इज़ इंटेलेक्चुअल कॉज। सो लेट्स अंडरस्टैंड पॉलिटिकल कॉज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल कॉज। इसे पढ़ने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। सो एट दैट टाइम फ्रेंच सोसाइटी वॉज रूल्ड बाई हाउस ऑफ बर्बन। तो उस वक्त फ्रांस बर्बन डायनेस्टी द्वारा रूल किया जाता था। जो भी किंग थे, लुइस 14, 15, 16, ये सब बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सो मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट लुइस 14, सो ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ बर्बन डायनेस्टी। उनको बर्बन डायनेस्टी का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था, और इन्होंने सेंट्रलाइजेशन किया, मतलब जितनी भी पावर थी वो अपने हाथों में ले ली। कोई भी काम बिना किंग की परमिशन के नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी वॉर लड़ी, और वॉर में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? आर्म्स, एम्यूनिशन, सोल्जर्स के लिए फूड, सैलरी, एट्सेट्रा। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वॉर में रिसोर्सेज और मनी की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने मैक्सिमम मनी वॉर में ही खर्च कर दी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्होंने इकोनॉमिक डिसेबिलिटी की नींव रख दी फ्रांस में। लुइस 14 के बाद आते हैं लुइस 15, जिनका टाइम पीरियड रहा फ्रॉम 1715 टू 1774, एंड इन्हीं के रूल में 7 ईयर वॉर लड़ा गया। अब ये 7 ईयर वॉर क्या है? तो ये एक वॉर है जो कि 7 सालों तक चला। किसके बीच में? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। और इस वॉर के चलते फ्रांस की इकोनॉमी और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। इसके अलावा लुइस 15 को एक वीक एडमिनिस्ट्रेटर भी माना जाता था, क्योंकि इन्होंने जनता के नीड्स को नहीं समझा, बस इनका जैसे मन किया वैसे गवर्न करते चले गए। लुइस 15 के बाद किंग बनते हैं लुइस 16। सो मेनली इनके शासनकाल में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो 1774 में लुइस 16 को किंग बना दिया जाता है, और 20 साल की ही उम्र में इनकी शादी हो जाती है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट के साथ। मैरी एंटोइनेट कौन थी? तो ये ऑस्ट्रियन किंग की बहन थी। और जब ये किंग बनते हैं तो ये पाते हैं कि इनका जो ट्रेजर था, राजकीय खजाना था, वो एम्प्टी था। तो इसके एम्प्टी होने के 5 मेन रीज़न थे। फर्स्ट रीज़न वॉज लॉन्ग वॉर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि लुइस 14 ने काफ़ी सारी वॉर लड़ी, एंड लुइस 15 ने 7 ईयर वॉर लड़ी, जिसके वजह से फ्रांस की ट्रेजरी ड्रेन होते चली गई। देन सेकेंड रीज़न वॉज पैलेस ऑफ वर्सैल। तो ये एक पैलेस था जो कि वर्सैल में था। अब ये वर्सैल कहाँ है? तो वर्सैल एक शहर है पेरिस से बहुत दूर। तो वहाँ के राजाओं को लगता था कि क्या हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहेंगे, इससे बढ़िया है कि कहीं दूर आराम से लग्जरियस लाइफ जिएं।
तो इस पैलेस के मेंटेनेंस में काफ़ी ज़्यादा रुपए लग जाते थे, जैसे वर्कर्स पे, इक्विपमेंट्स पे, क्लीनिंग पे एट्सेट्रा। सो मूविंग टू थर्ड रीज़न विच वॉज मेन पॉलिटिकल रीज़न, क्या था ये? तो इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिकन कॉलोनी। तो अब आप कहेंगे कि अमेरिकन कॉलोनी के इंडिपेंडेंस का फ्रांस से क्या लेना देना? तो ऐसा था कि अमेरिका पर ब्रिटेन का कब्जा था और अमेरिकन्स इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, एंड ब्रिटेन और फ्रांस की तो आपस में बनती नहीं है। इसलिए लुइस 16 की वाइफ मैरी एंटोइनेट ने उनको सलाह दी कि फ्रांस अमेरिका की मदद करे उनकी इंडिपेंडेंस की फ़ाइट लड़ने में, और फ्रांस ने ऐसा ही किया और अमेरिका की मदद की उनकी इंडिपेंडेंस फाइट में। फ्रांस ने किसी एक दो कॉलोनी को इंडिपेंडेंस नहीं दिलाया था, बल्कि उसने 13 कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस दिलाया था। तो इसमें जो एक्सपेंडिचर आया वो भी फ्रांस को पे करना पड़ा। इससे उनकी इकोनॉमी और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। देन फोर्थ रीज़न वॉज लोन। तो फ्रांस ने जब अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिलाई तो उस वॉर के एक्सपेंडिचर से उनके ऊपर 2 बिलियन लेवर्स का लोन आ गया। लेवर्स वहाँ की करेंसी थी, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, वहाँ पर उस वक्त लेवर्स चलता था। और जिन्होंने भी फ्रांस को लोन दिया था वो लोग 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए कभी कभी तो किंग को अपने गवर्नमेंट ऑफिसेस तक बेचने पड़ जाते थे। देन फिफ्थ रीज़न वॉज सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस मैनेजमेंट। देन आप लोग को पता होगा कि गवर्नमेंट कुछ एम्प्लॉय भी रखती है, तो उसको पे करने के लिए उनकी कुछ पैसे चले जाते थे और कुछ पैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस की मेंटेनेंस में चले जाते थे। तो ये 5 रीजंस थे जिनके कारण ट्रेजर एम्प्टी थी फ्रांस की। तो चलिए रिकैप करते हैं जो हमने पॉलिटिकल कॉजेज़ में पढ़ा। तो लुइस 14 सबसे पावरफुल रूलर था, उसने सेंट्रलाइजेशन की और काफ़ी सारी वॉर्स लड़ी। देन लुइस 15 तो इनके वक्त में 7 ईयर वॉर लड़ी गई और इनको काफ़ी वीक एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। देन लुइस 16 तो इनकी शादी 20 साल की उम्र में मैरी एंटोइनेट से कर दी गई थी और ये भी काफ़ी ज़्यादा वीक एडमिनिस्ट्रेटर थे। ये जब किंग बनते हैं तो ये पाते हैं कि इनका ट्रेजर जो था वो एम्प्टी था। इसके 5 मेन रीज़न थे: लॉन्ग वॉर, पैलेस ऑफ वर्सेलेस, अमेरिकन कॉलोनी इंडिपेंडेंस, लोन एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस की मैनेजमेंट। तो चलिए अब बढ़ते हैं सोशल कॉजेज़ की तरफ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंच सोसाइटी के बारे में। इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। तो फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। ई स्टेट क्या था? तो वहाँ का एक क्लास था, एक ग्रुप को ई स्टेट कहते थे। फर्स्ट वॉज क्लर्जी, सेकेंड वॉज नोबिलिटी एंड थर्ड वॉज कॉमन पीपल। तो चलिए देखते हैं क्लर्जी के बारे में। तो क्लर्जी के अंदर चर्च में काम करने वाले लोग आते थे। इनकी पॉपुलेशन अराउंड 1 लाख थी और इनके पास पूरे फ्रांस का 10% लैंड था। देन टॉकिंग अबाउट नोबिलिटी, तो इसमें वे लोग आते थे जो किंग के अंडर काम करते थे, जैसे किंग हो गया, मिनिस्टर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए एट्सेट्रा। इनकी पॉपुलेशन अराउंड 4 लाख थी और इनके पास 25% लैंड था। एंड अदर थिंग वॉज फर्स्ट एंड सेकेंड ई स्टेट के पास कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस थी। इसमें क्या था? तो इसमें ये था कि ये दोनों ई स्टेट को टैक्सेस नहीं पे करने पड़ेंगे। देन टॉकिंग अबाउट थर्ड ई स्टेट, तो इसके अंदर बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स आते थे। इन लोगों को चर्च और नोबल्स के लिए काम करना पड़ता था। इनकी पॉपुलेशन अराउंड 90% थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख है उनके पास 10% लैंड है, जिनकी पॉपुलेशन 4 लाख है उनके पास 25% लैंड है, लेकिन जिनकी पॉपुलेशन 90% है उसमें मैक्सिमम लोग लैंडलेस हैं, जो कि तो फेयर नहीं था। देन अदर थिंग वॉज दे आर दी ओनली टैक्स पेयर्स, मतलब थर्ड स्टेट ही एक ऐसा स्टेट था जिसको टैक्स पे करना पड़ता था। अब जब टैक्स की बात आई है तो चलिए देख लेते हैं टैक्सेशन सिस्टम कैसा था उस वक्त फ्रांस में। तो टैक्स 3 फॉर्म में लिया जाता था। किससे लिया जाता था? थर्ड ई स्टेट से, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड ई स्टेट के पास तो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इन तीनों टैक्स के फॉर्म्स को। फर्स्ट वॉज टाइथ। तो इसके अंदर क्या था?
ये टैक्स चर्च के द्वारा लिया जाता था। एंड ये टैक्स कितना था? तो 10% ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, मतलब आपका जितना भी खेत से उत्पादन होता है उसमें से 10% आपको चर्च को देना ही पड़ेगा। देन सेकेंड वॉज टेल, तो ये टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाता था। एंड लास्ट वन वॉज इनडायरेक्ट टैक्स, तो जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं लाइक टोबैको और सॉल्ट, तो इसके ऊपर भी थर्ड स्टेट को टैक्स देना पड़ता था। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो कंप्लीट बर्डन था इकोनॉमी का फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट का, वो थर्ड स्टेट के ऊपर आ जाता था। तो चलिए अब देखते हैं इकोनॉमिक कॉज। अभी हमने देखा कि सारा बर्डन थर्ड स्टेट के ऊपर आ गया था इकोनॉमी का। तो अभी थर्ड स्टेट के लिए प्रॉब्लम्स स्टार्ट कैसे हुई? सो फर्स्टली इट स्टार्टेड विथ पॉपुलेशन। तो अगर हम देखें तो 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन थी 23 मिलियन, जो कि 1789 में बढ़कर 28 मिलियन हो गई। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सबसे पहले किसकी डिमांड बढ़ेगी? ऑफ कोर्स फूड ग्रेन्स की। लेकिन जिस पेस से पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस पेस से फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही थी। फूड प्रोडक्शन उसी पेस पे चलती जा रही थी, बट पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, विच मीन्स फूड की शॉर्टेज हो गई फ्रांस में। काफ़ी लोगों के पास फूड भी नहीं था, और वहाँ का जो स्टेपल फूड था ब्रेड, उसके भी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। इससे ये पता चलता है कि फ्रेंच सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थी और कितना ज़्यादा नेग्लेक्ट कर रही थी इन चीज़ों को नोबिलिटी क्लास एंड किंग। जबकि किंग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो देखे कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है। और फ्रांस में एक फेमस सेइंग है कि जब लुई 16 की वाइफ को पता चला कि लोगों के पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है, तब वो इतनी इग्नोरेंट थी कि उन्होंने कहा कि लेट देम ईट केक। मतलब जब लोगों के पास ब्रेड के पैसे नहीं हैं तो वे केक कैसे ही खा सकते हैं। तो इस तरीके से पता चलता है कि नोबिलिटी और किंग काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंट थे। तो हमने देखा कि प्राइजेस बढ़ रहे थे फूड के। तब जब प्राइजेस बढ़ रहे थे तब जो वर्कर्स थे जो किसी कंपनी में काम कर रहे थे उनकी वेजेस भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इससे अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए। तो इन सब के कारण फ्रांस में सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन आई। किसकी सिचुएशन? सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है? तो दिस इज़ द सिचुएशन व्हेन कॉमन पीपल कैन नॉट फुलफिल देयर बेसिक नीड। मतलब जब आम लोग अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी न कर पाए। बेसिक नीड्स के अंदर क्या आता है? रोटी, कपड़ा, मकान। ये भी नीड्स उनकी पूरी नहीं हो पा रही थी, जिससे थर्ड स्टेट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। और यही अल्टीमेट रीज़न बना फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आउटब्रेक का। तो जैसा ये थर्ड स्टेट था तो इसमें कुछ एजुकेटेड ग्रुप्स भी इमर्ज हुई। इनका ये मानना था कि किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस ना मिले बर्थ से ही। तो इसमें से कुछ मेन फिलोसफर्स को चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज़ जॉन लॉक। तो इन्होंने अपने बुक 2 ट्रीटिसेस ऑफ द गवर्नमेंट में ये कहा है कि मोनार्की इज़ रॉन्ग, मोनार्की गलत है। देन सेकेंड इज़ रसाऊ। इन्होंने कहा कि सोशल कांटेक्ट होना चाहिए गवर्नमेंट और पीपल के बीच में, और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। देन थर्ड वन इज़ मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में कहा कि गवर्नमेंट के 3 पार्ट होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, और इन तीनों के पास इक्वल पावर होने चाहिए। अब हर जगह कॉफ़ी हाउसेस से लेकर स्ट्रीट तक इनके आइडियाज़ के ऊपर डिस्कशन होने लगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस प्रकार से शुरू हुआ। तो फ्रांस में ट्रेजरी जो है वो अभी एम्प्टी है और किंग को मनी की ज़रूरत है। तो लुई 16 ने टैक्स बढ़ाने का डिसीज़न लिया। लेकिन फ्रांस में एक सिस्टम था जिसमें यह था कि किंग खुद से टैक्स नहीं बढ़ा सकता, उसको ई स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अब ये ई स्टेट जनरल की मीटिंग क्या है? तो ये एक मीटिंग है जिसमें सभी ई स्टेट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के मेंबर इकट्ठे होंगे
और डिस्कस करेंगे कि टैक्स बढ़ना चाहिए या नहीं, एंड देन फाइनली वोटिंग से डिसीज़न लिया जाएगा। एंड एम्परर के पास बस राइट था इस मीटिंग को बुलाने का। तो लुइस 16 ने ई स्टेट जनरल की मीटिंग को 5 मई 1789 को बुलाया और वहाँ पर सभी ई स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए। अब डेलीगेट्स की बात करें तो क्लर्जी से 300 मेंबर्स, नोबिलिटी से 300 मेंबर्स और थर्ड ई स्टेट से 600 मेंबर्स आए। अब थर्ड ई स्टेट से 600 क्यों आए? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इनका रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा होना चाहिए। देन देयर आर ऑल्सो सम क्लास विच आर फॉरबिडन इन ई स्टेट जनरल मीटिंग, मतलब कुछ ऐसे भी ग्रुप थे जिनको इस मीटिंग में आने से मना किया गया था। वे कौन थे? पीजेंट, आर्टिसंस और वुमेन, मतलब ये लोग इस मीटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन इन्होंने अपनी डिमांड को 40,000 लेटर्स के थ्रू पहुंचाई। तो जब वोटिंग की बात आई तब फ्रेंच ओल्ड डिज़ाइन में एक रूल था कि 1 ई स्टेट इज इक्वल्स टू 1 वोट। तो अगर वोटिंग होती है कि टैक्सेस बढ़ने चाहिए या नहीं, तो मेजॉरिटी डिसीजन तो यस ही होगा, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड ई स्टेट को टैक्स पे नहीं करना पड़ता, टैक्सेस तो थर्ड ई स्टेट को पे करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली ये तो यस ही करेंगे, बिकॉज इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन सारा का सारा बर्डन तो थर्ड ई स्टेट के ऊपर आ जाएगा। तो थर्ड ई स्टेट के लोगों ने डिमांड की कि 1 ई स्टेट इज इक्वल्स टू 1 वोट की जगह 1 मेंबर इज इक्वल्स टू 1 वोट कर दिया जाए। जैसे कि फर्स्ट एंड सेकेंड ई स्टेट के मेंबर को ऐड करने पर 600 होगा और थर्ड ई स्टेट के अकेले के ही मेंबर 600 थे। तो इससे इन्हें ये उम्मीद थी कि कुछ डिसीज़न हमारे फेवर में भी आएगा। लेकिन इनके इस प्रस्ताव को किंग ने नहीं माना, ठुकरा दिया, जिससे ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए और मीटिंग छोड़कर चले गए और पास के टेनिस कोर्ट में सभी लोग इकट्ठे हुए। यहाँ पर इन लोगों ने ये शपथ ली कि जब तक हम एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और इन्होंने अपना नाम रखा नेशनल असेंबली। अभी इनको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाना था? तो इसलिए क्योंकि ये चाहते थे कि किंग की पावर लिमिटेड रहे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करें। देन इस नेशनल असेंबली के लीडर कौन कौन थे? तो उसमें आते हैं मिराबियू एंड अबेसियाज। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि मिराबियू एक नोबिलिटी फैमिली से बिलोंग करते थे और इनका मानना था कि जो प्रिविलेजेस हैं वो नहीं होने चाहिए, तो वो इसे एंड करना चाहते थे। देन अबेसियाज, तो अबेसियाज एक प्रिस्ट थे जो कि चर्च में वर्क करते थे। जब वर्सेलिस में ये सभी पॉलिटिकल चीज़ें चल रही थी, नेशनल असेंबली का बनना, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट होना, तब पेरिस में क्या हो रहा था? तब पेरिस में काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई थी। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि वहाँ पर फूड की शॉर्टेज हो गई थी, फूड अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और तोड़ फोड़ मचा रहे थे। जब ये सिचुएशन लुइस 16 ने देखी तो उन्होंने अपनी मिलिट्री को ऑर्डर दिया इसे रोकने के लिए, जिससे लोग और भी ज़्यादा गुस्सा हुए कि यहाँ हमारे पास खाने के लिए फूड नहीं है और किंग हमारे वॉइस को दबाना चाहते हैं। इसके वजह से 14 जुलाई 1789 के मॉर्निंग में 7,000 आदमी और औरत इकट्ठे होते हैं और पीपल्स मिलिटिया बनाते हैं, मतलब खुद की मिलिट्री बनाते हैं और बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ देते हैं। अब ये बेस्टाइल फोर्ट क्या है? तो ये एक मेनली प्रिजन था जिसको किंग के तानाशाही का सिंबल माना जाता था। इसे तोड़ने का मेन एम था वेपन्स। लोगों को किंग से लड़ने के लिए वेपन्स की ज़रूरत थी, जो कि उन लोगों को खबर मिली थी कि यहाँ पे काफ़ी सारी वेपन्स रखी हैं। तो यहाँ वेपन्स को लूट लिया गया और जो 7 प्रिजनर्स यहाँ पर कैद करके रखे गए थे उनको छुड़ा दिया गया और यहाँ की एक एक ईंट को बेच दिया गया। लोगों ने पैसे के लिए एक एक ईंट बेच डाली और आज वहाँ पर इस बिल्डिंग की एक भी ईंट नहीं है। तो इस तरीके से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। ये था रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक, किस तरीके से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ फ्रांस में। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, क्यों हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ। अब आगे के वीडियो में हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को आप लोग मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें।
और अगर आपको हमारे चैनल या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पर कर लीजिए हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।